हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ शिवानी, ले आई हूँ आप लोगों के लिए एक और कमेंट चर्चा की वीडियो। आज फ्राइडे है और फ्राइडे को मेरे चैनल पे आती है ये वाली सीरीज जिसमें मैं आप लोगों के भेजे गए कमेंट्स को पिक करके उस पर आपको रिप्लाई देती हूँ। तो पिछली कमेंट चर्चा की वीडियो से हमने कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे पिक करे हैं जिन पे हम एक एक करके बात करेंगे। अगर आप भी मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे जो कॉमेंट सेक्शन है ना, वहाँ पर अपना सवाल मुझे भेज सकते हैं। तो नेक्स्ट जो वीडियो आएगी कॉमेंट चर्चा की, हो सकता है उसमें मैं उसे पिक कर लूँ और फिर हम उस पर बात करें। अगर मेरे वीडियोस आपको अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक करना ना भूला करें, लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर भी किया कीजिए। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे मेरे पास, हेयर रिमूवल क्रीम मंथ में इंटीमेट एरिया में कितनी बार यूज़ करना चाहिए। देखो, जब आपकी थोड़ी ग्रोथ हो जाए क्रीम लगाने वाली, जैसे कि हफ्ता 10 दिन में, तब आप उसे यूज़ कर सकते हैं। तो मीन्स कि 8 डेज 10 डेज़ के बाद आप उसे दोबारा यूज़ कर सकते हैं। बस आपको ये ध्यान रखना है कि जो इंटीमेट एरिया पे आप क्रीम यूज़ कर रहे हैं वो इंटीमेट एरिया के लिए ही बनाई गई हो, इंटीमेट एरिया के लिए सेफ़ हो। तो ये वाली चीज़ें आप चेक कर लीजिए कि कुछ भी ऐसा, मतलब कुछ होता है ना कि सस्ता मिल रहा है तो हमने ले लिया, या फिर हमने चेक नहीं किया कि वो वहाँ के लिए सेफ़ है या नहीं है, क्योंकि बहुत ही सेंसिटिव एरिया होता है और फिर कुछ और का और ना हो जाए, कुछ एलर्जी वगैरह ना हो जाए। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि जो भी आप यूज़ कर रहे हो क्रीम वो उसी एरिया के लिए बनाई गई हो। नेक्स्ट कमेंट पे आते हैं, वाई मेंस्ट्रुएशन इज़ टेम्परेरी स्टॉप ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। इसके लिए आपको ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि मेंस्ट्रुएशन आखिर होते क्यों हैं, क्यों हमारी बॉडी हमें हर महीने ब्लड का पीरियड देती है। तो एक्चुअली हमारी बॉडी खुद को प्रिपेयर कर रही होती है हर महीने प्रेगनेंसी के लिए। अकॉर्डिंग टू आवर बॉडी हम किसी महीने अगर प्रेग्नेंट होंगे तो उसके लिए वो तैयारी करती है। एक जो हमारा यूट्रस होता है ना, जो बच्चेदानी होती है, वहाँ पे एक लाइनिंग क्रिएट होती है जिससे कि अगर प्रेगनेंसी हो जाए तो बच्चा उसके अंदर सेफ रहे। तो हमारी बॉडी वो लाइनिंग को क्रिएट करती है और जब प्रेगनेंसी नहीं होती है, ओव्यूलेशन का टाइम जब निकल जाता है, तो ओव्यूलेशन के टाइम पे अगर जैसे प्रेगनेंसी नहीं हुई है तो उसके बाद में वो जो पूरी लाइनिंग है वो धीरे धीरे करके श्रेड होती है, यानी कि निकल के बाहर आती है। और वही लाइनिंग जिसमें कि थोड़ा ब्लड होता है, थोड़े से खून के थक्के भी होते हैं, थोड़ा थोड़ा कभी आप देखोगे कि सिर्फ वहाँ पे लिक्विड नहीं होता, कभी कभी झिल्ली टाइप्स की भी निकलती हैं, तो वो सब उसी की ही सब श्रेडिंग होती है, वो जो लाइनिंग प्रिपेयर होता है। अब आप इसमें ये सोचिए कि अगर प्रेगनेंसी हो गई, अब वो लाइनिंग अपना काम कर रही है, बेबी को प्रोटेक्ट कर रही है, और जब तक बेबी शरीर में रहेगा 8 महीने 9 महीने, जब तक डिलीवरी नहीं हो जाती तब तक फिर पीरियड्स नहीं होंगे, क्योंकि वो लाइनिंग वहीं रहेगी, वो श्रेड नहीं होगी। बल्कि अगर प्रेगनेंसी में थोड़ा बहुत भी स्पॉटिंग रहता है तो वो खतरे की घंटी माना जाता है कि बच्चा अंदर है तो ये ब्लीडिंग क्यों हो रही है। और उस समय पे हर फीमेल को बहुत ज़्यादा अलर्ट रहना होता है और तुरंत डॉक्टर को दिखाने जाना होता है, चेक कराने जाना होता है कि सब कुछ ठीक है या नहीं है। और जब बेबी हो जाता है डिलीवरी के बाद में, चाहे वो सी सेक्शन से डिलीवरी हुई हो या नॉर्मल डिलीवरी हुई हो, बहुत सारी ब्लीडिंग उस टाइम पे होती है। नॉर्मल डिलीवरीज के केस में ज़्यादा होती है ये ब्लीडिंग और सी सेक्शन के केस में कम होती है, क्योंकि सी सेक्शन में कट लगता है पेट पे तो बहुत सारा ऐसे ही निकल जाता है कट के दौरान, और जो नॉर्मल तरीके से जैसे पीरियड्स आते हैं उस टाइप की ब्लीडिंग थोड़े टाइम तक रहती है, लाइक आई थिंक 15-20 दिन तक। और नॉर्मल डिलीवरी के केस में तो ये ब्लीडिंग लगातार महीने 1.5 महीने तक भी रह सकती है। तो आप ऐसे ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि प्रेगनेंसी में नहीं होती है तो वो एक साथ बाद में डिलीवरी के बाद में बहुत सारा टाइम तक वो हमारे पीरियड्स रहते हैं, हमारी ब्लीडिंग रहती है वहाँ पे, और उसके बाद में कुछ टाइम के लिए फिर से पीरियड्स रुक जाते हैं, लाइक कई महीने तक फिर पीरियड्स नहीं आते हैं, क्योंकि अगेन हमारी बॉडी हील हो रही होती है। नेचर हमें इतना टाइम देती है कि अब आप दोबारा प्रेग्नेंट नहीं होगे, हील योर बॉडी, और वो हमें थोड़ा सा रेस्ट टाइम मिलता है। अब ये रेस्ट टाइम हर फीमेल के केस में अलग अलग हो सकता है, किसी को ये रेस्ट टाइम 2 महीने का मिलता है, किसी को 4 महीने 6 महीने का मिलता है, तो किसी को पूरे साल भर तक का भी मिलता है कि तब तक पीरियड्स आते ही नहीं है पूरे 1 साल तक। और धीरे धीरे जैसे आपका बच्चा आपका ब्रेस्ट फीड छोड़ता है तब हमारी बॉडी को अंदाज़ा लगता है कि बच्चा अब हमारे ऊपर इतना डिपेंडेंट नहीं है, उसने फीड करना कम कर दिया है, अब वो बाहर की चीज़ें, जैसे 6 महीने बाद बच्चा बाहर की चीज़ें भी खाने लगेगा। तो कहते हैं कि 6 महीने के बाद में कभी भी पीरियड्स फिर से आ सकते हैं, जैसे कि 8वें महीने पे आ गए, 11वें महीने पे आ गए, 1 साल के अंदर अंदर आ जाते हैं।
और अगर तब तक भी नहीं आते हैं, लाइक 1 साल हो गया डिलीवरी करे हुए, बच्चे को करे हुए, और अभी भी पीरियड्स आना शुरू नहीं हुए हैं, तब फिर आप एक बार डॉक्टर को दिखा सकते हो कि क्यों नहीं आ रहे हैं पीरियड्स। कभी कभी ऐसा भी होता है कि बच्चा ऊपर की चीज़ें कम खाता है और मदर का फीड ही बहुत ज़्यादा ले रहा होता है, तो ये वाला एक रीज़न भी होता है कि पीरियड्स फिर थोड़ा सा रुक जाते हैं। अगेन नेचर हमें ये टाइम देती है थोड़ा सा अपनी बॉडी को रिलैक्स करने का और अपने बेबी पे फोकस करने का और हमारी बॉडी को हील करने का। आई होप मैंने ये बहुत सारा एक्सप्लेन करके सब चीज़ क्लियर कर दी हो। नेक्स्ट कमेंट पे आते हैं, क्या लड़कों को ट्राउज़र के साथ और जीन्स पैंट के साथ अंडरवियर पहनना ज़रूरी होता है क्या? देखो, ज़रूरी तो ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं तुम नहीं पहनोगे तो तुम्हारा जैसे चालान कट जाएगा और तुम पे फाइन लग जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता ना। लेकिन ये आपकी हेल्थ के लिए, आपकी सेफ्टी के लिए ज़रूरी रहता है। अंडरवियर लड़कों के लिए क्यों ज़रूरी है, इस पर मैंने अलग से वीडियो बनाई हुई है, मैं यहाँ पर लिंक दे दूँगी, आप वो वीडियो देख लेना। नेक्स्ट कॉमेंट पर आते हैं, मैम आपसे क्वेश्चन है कि गर्लफ्रेंड पीरियड्स में हो तो उसके साथ किस और रोमांस कर सकते हैं या नहीं? पीरियड में गर्ल को फीलिंग आता है या नहीं? प्लीज़ मैम गिव मी आंसर फास्ट। ओके, देखो हर लड़की अलग होती है, उसकी पीरियड साइकिल अलग होती है, पीरियड में वो कैसा फील कर रही है वो अलग होता है। इवन हमारे खुद के एक पीरियड से दूसरे पीरियड का अलग अलग एक्सपीरियंस हो सकता है। लाइक किसी महीने में हम हो सकता है बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा फील करें, बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स हो रहे हैं, किसी से बात करने का मन नहीं कर रहा, कुछ करने का मन नहीं कर रहा। किसी टाइम पे हो सकता है क्रैम्प्स बहुत ज़्यादा पड़ रहे हैं, बहुत हम पेन में हैं, और किसी पीरियड्स में हम कुछ ज़्यादा इतना फील नहीं कर रहे हैं, इजीली पीरियड्स निकल रहे हैं। और कभी कभी होता है कि पीरियड्स के टाइम पे भी लड़कियों को एक्साइटेड फील रहता है। जब वो होता है ना कि लास्ट वाला टाइम है, लाइक 3 दिन निकल गए पीरियड के, 4th-5th डे पे उनको थोड़ा सा रोमांस वाला फील आना शुरू हो जाता है। सो इट डिपेंड्स कि आपकी जो गर्लफ्रेंड है या आपकी जो वाइफ है वो अपने उस पीरियड के टाइम पे कैसा फील कर रही है, एंड वो आपको पता चली जाएगा कि जब आप उसके पास जाओगे तो वो अगर अपनी तरफ से आपको रोमांस करे या थोड़ा सा कडली हो रही है, किस कर रही है, सो आप भी उसके साथ रोमांस कर सकते हैं। नेक्स्ट कमेंट पे आते हैं, हाउ टू डिक्रीज अट्रैक्शन ऑफ अ गर्ल। अगर आपको एक लड़की से अट्रैक्टेड फील हो रहा है और आप उस अट्रैक्शन को इतना भाव नहीं देना चाहते हो, उसको मतलब ज़्यादा उस पर काम नहीं करना चाहते हो, उसको कम करना चाहते हो, उससे डिस्ट्रैक्ट होना चाहते हो, तो आपको डिस्ट्रैक्शन का ही सहारा लेना पड़ेगा। मतलब कि आप कहीं और अपने मन को लगाइए, अपनी स्टडी पे या जो भी आप काम करते हैं, अगर जॉब कर रहे हैं तो उस पर फोकस करने की कोशिश कीजिए। कई बार होता है ना कि हम किसी को पसंद करते हैं तो हम बार बार उसके साथ टकराना चाहते हैं, उसके सामने आना चाहते हैं, उसे देखना चाहते हैं। सोशल मीडिया का आजकल ज़माना है, सोशल मीडिया पे उसकी पिक्स या उसकी प्रोफाइल को चेक करना, उसने क्या पोस्ट किया, क्या कर रही है, कहाँ जा रही है, क्या पसंद नापसंद है, तो बहुत ज़्यादा हम उसके इर्द गिर्द खुद को रखने लगते हैं। तो अगर आप ये सब कर रहे हैं तो उन सब चीज़ों को करना बंद कर दीजिए। जानबूझ के उसके सामने आना, उससे बात करने के बहाने ढूंढना या फिर उसको फॉलो करना और ऐसे बहुत टाइम तक उसके प्रोफाइल पे टाइम बिताना, ये सब बंद कर दीजिए और दूसरी तरफ ध्यान लगाइए, तो अपने आप ही धीरे धीरे करके आपका वो अट्रैक्शन कम हो जाएगा। नेक्स्ट कमेंट पे आते हैं, मैम यू आर डूइंग अ ग्रेट वर्क प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन ऑन पर्सनल हाइजीन एंड सेक्सुअल हेल्थ। थैंक यू। I have got a question. When a female partner achieve orgasm, does the orgasm discharge from the genitals? And if not, then how to आइडेंटिफाई शी इज़ एक्सपीरियंसिंग रियल ऑर्गेज़म। देखो, कोई डिस्चार्ज ऐसा सच नहीं आता है। बहुत कभी कभी रेयर सिचुएशन होती है कि बहुत ज़्यादा एक गर्ल लाइक अपने बहुत ज़्यादा पीक पे है, तो वो कभी कभी वहाँ से डिस्चार्ज रिलीज़ होता है। वो स्क्वर्ट का नाम जिसे हम देते हैं, स्क्वर्टिंग उसे कहते हैं कि स्क्वर्ट हो रहा है उसे, वो कभी कभार ही होगा, ठीक है, और लाइक बहुत रेयर होगा। और ऐसा नहीं है कि स्क्वर्ट नहीं हुआ तो वो सेटिस्फाई नहीं फील कर रहे या उसको ऑर्गेज़म नहीं हुआ, उसको मज़ा नहीं आया, नहीं, ऐसा नहीं होता। तो नॉर्मली भी आपकी फ़ीमेल पार्टनर सेटिस्फाइड या ऑर्गेज़म फील कर सकती है। ऑर्गेज़म जब आता है तो एक फ़ीमेल का जो वजाइना का पार्ट है, मतलब अंदर का पार्ट उसके, सो वो टाइटनेस फील वहाँ पे होती है। एक फ़ीमेल अपने शायद फेशियल एक्सप्रेशन से भी फील करे कि उसको अच्छा लग रहा है। वो मोर्निंग कर सकती है, लाइक साउंड निकाल सकती है ऐसी कि उसको मज़ा आ रहा है। वो आपको टाइटली पकड़ सकती है, हग कर सकती है, उसकी बॉडी में थोड़ी सी टाइटनेस आ जाती है। सो ये सारे साइन होते हैं कि उसको ऑर्गेज़म फील हो रहा है। और बहुत सारी लड़कियाँ ये सारी चीज़ें फेक कर सकती हैं सिर्फ अपने पार्टनर को ये दिखाने के लिए कि हाँ उसको भी मज़ा आ रहा है, जबकि एक्चुअल में हो सकता है वो ऐसा ना हो। और लड़कियों को ऐसा नहीं करना चाहिए यार। अगर आप
सेटिस्फाइड नहीं हुए हो या आपको और टाइम चाहिए या आप चाहते हो कि आपका पार्टनर दोबारा भी करे या कुछ और ऐसा करे लाइक आपके साथ कंटिन्यू रोमांस, ताकि आप भी सेटिस्फाइड फील कर पाओ, सो वो आपको उनको बताना पड़ेगा और ये सब चीज़ें फेक करना बंद करना पड़ेगा। सो फेक भी करती हैं लड़कियां और एक्चुअल बात तो फिर वही बता सकती है कि वो फेक कर रही है या सच में ऐसा हुआ है। और स्क्वर्टिंग जैसा मैंने कहा कभी कभार ही होता है, बहुत रेयर होता है, ज़रूरी नहीं है हमेशा हो, हर बार हो। सो एक वो साइन होता है। और स्क्वर्टिंग एकदम पानी जैसा फील होगा। कभी कभी बहुत सारे लोगों को ऐसा भी लगेगा कि जैसे उनकी फीमेल पार्टनर ने यूरिन पास कर दिया है, पेशाब कर दिया है, जबकि वो नहीं कह सकते कि वो वही होता है, एक्चुअली होता वही है। मैं समझा नहीं सकती मतलब कि कहीं ना कहीं वो यूरिन का ही पार्ट उसमें होता है, लेकिन उसके साथ साथ उनका एक सेटिस्फैक्ट्री वाला एक जो वो डिस्चार्ज चलता है वो भी उसमें रहता है। मतलब इट्स अ मिक्सचर ऑफ थिंग्स। लेकिन वो तब होता है जब उनको बहुत 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 पीक पे जब वो ऑर्गेज़म फील करें। ठीक है, आई होप मैंने समझा दिया हो आपको। नेक्स्ट कमेंट पे आते हैं। प्लीज़ अपलोड अ वीडियो ऑन टीनेजर प्रेगनेंसी। आप टीनेजर प्रेगनेंसी के बारे में क्या जानना चाहते हैं एक्चुअली, वो मुझे आप भेजिए, क्योंकि बहुत सारे इसके रिलेटेड टॉपिक्स हो सकते हैं और आपको एग्जैक्टली क्या जानना है वो आप मुझे बताइए। जैसे कि टीनेजर प्रेगनेंसी ना हो उसके लिए क्या करना है वो आप जानना चाहते हैं, या हो गई है तो अब क्या करें, क्या एग्जैक्टली। सो वो मुझे आप भेज देना अपना क्वेश्चन। नेक्स्ट आपने पूछा है शिवानी दी क्या वैश्या प्रेग्नेंट होती हैं। हाँ ऑफ कोर्स होती हैं, वो भी लड़कियां हैं हमारे जैसी, वो कोई ऐसा तो है नहीं कहीं और दूसरे प्लैनेट से आई हैं। सो अगर प्रोटेक्शन के बिना वो भी इंटीमेट होंगी सो वो प्रेग्नेंट होती हैं। अब वो प्रेगनेंसी आगे कंटिन्यू करें या ना करें, उसको अबॉर्ट करा दें, अगेन ये उनका डिसीज़न होता है। और सेफ्टी के लिए इसीलिए बहुत ज़्यादा अवेयरनेस फैलाई जाती है ऐसे एरियाज़ में कि उनको सेफ्टी के बारे में बताया जाए, उनको बोला जाए कि तुम सेफ्टी के साथ प्रिकॉशंस के साथ आप आगे बढ़ो। और कॉन्डम्स भी उनको फ्री में दिए जाते हैं ताकि अवेयरनेस आए। उनको समझाया जाता है कि आपको बीमारी भी लग सकती है ऐसे मल्टीपल लोगों के साथ में, वो आपको कुछ दे सकता है, ट्रांसफ़र कर सकता है, जो कि आपके लिए लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकता है। तो ऐसे अवेयरनेस प्रोग्राम बहुत सारी ऐसी संस्थाएँ हैं जो करती हैं। गवर्नमेंट की तरफ से भी ऐसे अवेयरनेस प्रोग्राम चलाए जाते हैं, फ्री कॉन्डम्स इस एरियाज़ में दिए जाते हैं। नेक्स्ट कमेंट पे आते हैं। हेलो शिवानी मैम, माय क्वेरीज, नाइटफॉल की वजह से अंडरवियर वॉश करने में टाइम ज़्यादा लगता है तो क्या डिस्पोजल अंडरवियर यूज़ करना सही रहेगा? काइंडली सजेस्ट अ गुड ब्रांड हैविंग 100% कॉटन बेस्ड डिस्पोजेबल अंडरवियर। देखो मैं आपको बोलूँगी, वैसे तो आपकी चॉइस है कि आप क्या यूज़ करना चाहो। मेरा पर्सनल ओपिनियन ये रहेगा कि डिस्पोजेबल अंडरवियर जो हैं वो मतलब आप अवॉइड ही करो तो ज़्यादा सही है। स्पेशली अगर आपकी रिक्वायरमेंट सिर्फ नाइटफॉल का जो डिस्चार्ज है उसके को आप हैंडल नहीं कर पा रहे हो, वो सिर्फ आपकी अगर नीड है तो। जैसे कि अगर आप डिस्पोजेबल ले भी लोगे तो आपको उसको डिस्पोज करना पड़ेगा। एंड कई बार ऐसा होगा कि आपका नाइटफॉल हुआ ही नहीं और आप उसे हर रोज़ वेयर करोगे तो वो आपको कॉस्ट भी मतलब लगेगी उसमें आपको। कपड़ा एक ऐसी इन्वेंशन है ना कि जो हमारे बॉडी के लिए एकदम सेफ़ रहता है। उस पर अगर कुछ लग जाएगा तो हम उसको धो के रीयूज़ कर सकते हैं। आप जब उसे धूप में सुखाते हो अपने अंडरवियर को तो धूप से वो अच्छे से बैक्टीरिया फ्री भी हो जाता है, गीलापन नहीं रहता है और आपके लिए अगेन वो सेफ़ रहता है। सो कपड़ा अपने आप में इतनी अच्छी इन्वेंशन है और उसका अंडरवियर पहनना 100% कॉटन कपड़े का आप अंडरवियर पहन सकते हैं। और अगर जैसा कि आपने प्रॉब्लम बोली कि आपको वॉश करने में टाइम ज़्यादा लगता है, यार अंडरवियर छोटा सा तो कपड़ा होता है, उसको कितना टाइम लगेगा। देखो अब यार मैं कभी सोचा नहीं था कि मैं कपड़े धोना सिखाऊंगी अपने चैनल पे, पर कोई नहीं, अगर यही चाहिए अवेयरनेस के लिए हम ये भी देंगे, डोंट वरी। सो अगर आपका कपड़ा गीला है, अंडरवियर गीला है, उस पर कुछ डिस्चार्ज लगा है, ये मैं फीमेल्स को भी बता रही हूँ। कई बार होता है ना कि पीरियड्स का जैसे ब्लड वगैरह भी लग गया एंड फिर हमें पता नहीं रहता कि उसको कैसे वॉश करें। सारे कपड़ों के साथ वॉश कर दें तो क्या सारे कपड़े गंदे हो जाएंगे? सेम वे में लड़कों के साथ भी ये चीज़ रहती है कि अगर डिस्चार्ज वगैरह अगर लग रहा है, सो अगर डिस्चार्ज है या पीरियड्स का ब्लड है, सो इस सब चीज़ में क्या करना है, सबसे पहले उसको एक रनिंग वाटर में, जैसे कि नल का पानी आपने खोल दिया, नीचे उसके कुछ नहीं रखा हुआ है, या वॉश बेसिन पे आप उसको थोड़ा सा पानी चलाओ, बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं होना चाहिए, बीच का रखना फ्लो, और उसको ऐसे ऐसे करके रब करो उस कपड़े को उस चलते हुए पानी में। तो जितना भी एक्सेसिव चीज़ होगी ना, एक्स्ट्रा चीज़ होगी, जैसे कि पीरियड का ब्लड उसमें है लिक्विड ही, डिस्चार्ज आपका है उसमें लिक्विड ही, वो वॉश हो जाएगा।
अब सिर्फ आपके अंडरवियर पे उस चीज़ का दाग रह गया। अब उस दाग को साफ करने के लिए या तो आप उस पर वहीं पे ऐसे साबुन लगा दो या सर्फ डाल के उसमें सर्फ में थोड़ी देर के लिए डुबा दो और ऐसे ऐसे अगेन रगड़ो और उसे दोबारा से पानी से वॉश कर लो। आई थिंक विद इन 5 मिनट आप साफ कर सकते हो। और अगर मल्टीपल अंडरवियर हैं आपके तो मल्टीपल, जैसे कि ऊपर ऊपर से साफ करके उसको डुबो के रख दिया थोड़ी देर सर्फ में और फिर से ऐसे ऐसे थोड़ा सा हल्का हल्का सबको किया और पानी 2-3 बार चेंज करके उसमें से धो के अगेन निकाल दिया। आई थिंक 5-10 मिनट में ये वाला काम हो जाएगा। और आप मशीन में भी फिर वॉश कर सकते हैं, अगर जैसे कि ऊपर ऊपर से रनिंग वाला आपने निकाल दिया और फिर जो दाग रह गया उसको आप मशीन में भी वॉश कर सकते हो। सो इट्स वेरी ईजी। और आप धूप में सुखाओ अपने अंडरवियर, अगर धूप निकलती है तो वो ज़्यादा सही रहता है और कंप्लीटली ड्राई करने के बाद ही पहनने चाहिए। नेक्स्ट कमेंट पे आते हैं। लड़के भी हेयर रिमूवल क्रीम लगा सकते हैं, हेयर रिमूवल से बाल साफ करने से दावले आई डोंट नो से बाल नहीं आएंगे क्या? मतलब आई थिंक आपने पूछना चाहा है कि दोबारा से बाल तो नहीं आएंगे। देखो लड़के भी लगा सकते हैं हेयर रिमूविंग क्रीम ऑफ कोर्स, एंड दोबारा से बाल उससे ऑफ कोर्स आएंगे क्योंकि ये टेम्परेरी मेथड है हेयर रिमूव करने का। अगर आप परमानेंट अपने हेयर रिमूव करना चाहते हैं किसी भी बॉडी पार्ट के तो उसके लिए लेज़र सर्जरीज होती हैं एंड आई थिंक वो आपके इंटीमेट एरिया के लिए तो सेफ़ नहीं होगी। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है, आई डोंट नो अबाउट इट, कि अगर आपके इंटीमेट एरिया पे वो चीज़ आप यूज़ करो, स्पेशली अगर बॉयज़, कि उनका जो टेस्टिकल्स का जो एरिया होता है क्या वहाँ पे लेज़र सेफ़ रहेगी उनके स्पर्म वगैरह के लिए? आई हैव नो आइडिया अबाउट इट। लेकिन वही एक मेथड होता है परमानेंटली हेयर रिमूव करने का, और बाकी सारे जितने भी मेथड हैं वो सब टेम्परेरी मेथड होते हैं। दोबारा से बाल उससे ग्रो हो जाएंगे और फिर जब दोबारा ग्रो हो जाए, जब वो आपको ऐसा लगे कि सर्टेन लेंथ पे ऐसे आ गए हैं कि अब आपको दोबारा रिमूव करना है, आप दोबारा से वो मेथड यूज़ कर लो और रिमूव कर लो हेयर। नेक्स्ट कमेंट पे आते हैं। हाय शिवानी दी, होप यू आर वेल। येस आई एम, आई होप यू आर ऑल्सो वेल। दी, क्या हाई वेस्ट कॉटन सीमलेस पैंटीज बेटर देन नॉर्मल कॉटन पैंटीज? प्लीज़ पिक comment in next comment charcha, and as always which you prefer and which one honestly you love most and love to wear. You are best Indian influencer of all the time. Thank you so much इतने प्यारे प्यारे वर्ड्स यूज़ करने के लिए। एंड लेट मी टेल यू कि आपने 2 चीज़ पूछी हैं, सीमलेस पैंटीज़ जो कि हाई वेस्ट होती हैं। देखो जो हाई वेस्ट है या मिड वेस्ट उसकी लेंथ है या लो राइज है, वो तीनों चीज़ों में आपका अपना कंफर्ट मायने रखता है कि आपको अपना बॉटम वेयर कहाँ करना अच्छा लगता है। लाइक जीन्स पैंट्स वगैरह में भी हम ये चीज़ देखते हैं कि वो कहाँ पे हम बांधेंगे। बहुत सारे लोगों को थोड़ा सा लो पसंद है, बेली बटन से नीचे आना चाहिए, बहुत सारे लोगों को एग्जैक्ट बेली बटन पे चाहिए होता है, कुछ लोगों को उससे ऊपर चाहिए होता है थोड़ा हाई वेस्ट। तो आई लाइक मिड वाली चीज़। मुझे बहुत ज़्यादा ना लो पसंद है ना बहुत ज़्यादा हाई पसंद है, मुझे दोनों में ही प्रॉब्लम होती है, अनकंफर्टेबल होता है। मुझे मिड लेंथ चीज़ें ही पसंद है, चाहे वो किसी भी तरीके का बॉटम वेयर हो, इलास्टिक वाला हो, बांधने वाला हो, पैंट्स हो, स्कर्ट हो, अंडरवेयर हो, कुछ भी हो। सो आई प्रेफर दैट। एंड दूसरा आपने पूछा सीमलेस पैंटी। सीमलेस पैंटी में क्या होता है कि जो ऐसे कपड़े हैं आपके जो बहुत टाइट हैं आपकी बॉडी पे, जैसे कि योगा पैंट्स हो गए या और भी कोई ऐसा बॉटम वेयर है आपका जो बहुत टाइट है आपकी बॉडी पे, या कोई ऐसा आपने ड्रेस पहना हुआ है बॉडीकॉन ड्रेस जो कि अगेन बहुत टाइट है, तो उसमें क्या होता है ना, कभी कभी पैंटी के लाइंस दिखते हैं और वो बहुत सारे लोगों को अजीब लगते हैं। तो उसको ढकने के लिए सीमलेस पैंटी आप पहनते हैं कि उसमें कोई लाइंस नहीं दिखते हैं और वो बाहर से नहीं शो होता है। तो सीमलेस पैंटी का यही काम है। बहुत सारे लोगों को सीमलेस पैंटी अच्छी नहीं लगती हैं, और दूसरी बात यह है सीमलेस पैंटी का जो कपड़ा होता है वो कॉटन का नहीं होता है, वो थोड़ा सा मिक्स्ड रहता है और चिकना टाइप का रहता है, ताकि वो बॉडी पे एकदम से पता ना चले। सो अगर ये वाली प्रॉब्लम से बचना है कि नहीं हमको तो कॉटन का यूज़ करना है लेकिन हमारी पैंटी लाइंस ना भी दिखें, तो इसके लिए थॉन्ग्स बहुत अच्छा ऑप्शन रहता है। वो ज़्यादा कंफर्ट भी प्रोवाइड करता है। अक्सर लड़कियां अपने ड्रेसेस वगैरह के नीचे थॉन्ग्स पहनना प्रेफर करती हैं। थॉन्ग्स पे मैंने अलग से वीडियो भी बनाई हुई है, आप चाहें तो देख सकते हैं, मैं यहाँ लिंक दे दूँगी। तो यही थे सारे कमेंट जो मैंने आज की वीडियो के लिए पिक करे थे। एक और कमेंट आया था मेरे पास कि सिर्फ आप 4 कमेंट लेके वीडियो बना देते हो, मेरे कमेंट तो पिक किए नहीं आपने, इस तरीके का कोई थोड़ा गुस्सा हो रहा था। सो लेट मी टेल यू, मैं कभी 4 कमेंट तो पिक करके वीडियो नहीं ही बनाती हूँ, और 8 से 10 कमेंट हमेशा रहते हैं, कभी कभी 11-12 भी लिए हैं मैंने किसी किसी वीडियो में। तो उससे क्या होता है ना, वीडियो एक तो बहुत लंबी हो जाती है, क्योंकि मुझे पसंद है कि अगर मैं किसी चीज़ पे बात कर रही हूँ तो मैं उसको ठीक से एक्सप्लेन करके समझाऊँ भी। सो ये मेरा रहता है। दूसरा, अगर रिपीटेटिव चीज़ें पूछी जा रही हैं तो हो सकता है मैंने एक बंदे का पिक कर लिया और उसके बारे में बात कर ली।
और तीसरी बात ये कि अगर आपका कमेंट बहुत ही ज़्यादा वल्गैरिटी से भरा होगा, उसमें जो आपने शब्दों का अपना चयन किया है अपनी बात रखने के लिए, अगर वो बहुत ही मुझे अभद्र लग रहे होंगे, क्योंकि देखो हम यहाँ पे हर तरीके की बात कर लेते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अपनी डिग्निटी मेंटेन ना करूँ। मेरी भी एक डिग्निटी है, मेरा भी एक लिमिट है कि मैं उस लिमिट को तो नहीं ही क्रॉस करूँगी। तो अपने जिस लैंग्वेज में मैं आपसे बात करती हूँ, जिस सभ्यता के साथ मैं ऐसे टॉपिक्स पे भी बात करती हूँ जिन पे लोग नहीं बात करते हैं, तो मैं आपसे भी वही एक्सपेक्ट करती हूँ कि जब आप मुझसे सवाल पूछें तो अपनी भाषा को थोड़ा सा ऐसा ठीक रखें। और एक चीज़ ये भी है कि अगर आप बहुत ज़्यादा ऐसे मतलब वल्गर वर्ड्स का यूज़ करेंगे तो वो वैसे भी मुझ तक नहीं पहुंचता, यूट्यूब के पास ही वो कमेंट डिलीट हो जाता है, मेरे तक आता ही नहीं है। सो हो सकता है आप कुछ ऐसा पूछ रहे हो जो मुझ तक पहुंच ही नहीं पा रहा है, या फिर मैं जानबूझ के ना पिक कर रही हूँ। वैसे ऐसा बहुत ही कम होता है कि मैं जानबूझ के ना पिक करूँ, मैं ऑलमोस्ट सब पिक कर ही लेती हूँ। और बहुत ज़्यादा वियर्ड होता है तो दैट्स अ डिफरेंट थिंग। और कभी कभी कुछ ऐसा होता है कि जिस पे मुझे नॉलेज है ही नहीं, उसका कुछ ऐसा आपने पूछ लिया, तो मैं अक्सर उस पर भी कॉमेंट में रिप्लाई दे देती हूँ कि इसकी मुझे जानकारी नहीं है, क्योंकि भाई देखो हर किसी को हर बात तो नहीं पता रह सकती ना। सो मैं कई बार कॉमेंट में भी उसका रिप्लाई दे देती हूँ कि आप इस पर्टिकुलर डॉक्टर से इसके बारे में जाके पूछ लीजिए, या फिर यहाँ से कहीं और से आपको सोल्यूशन मिलेगा। सो इस तरीके के कमेंट भी मैं कर देती हूँ। अब पता नहीं आपका कमेंट का क्या चक्कर है, देखते हैं। चलो आज की वीडियो के लिए था इतना ही। मैं चलती हूँ, मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। बने रहिए मेरे चैनल पे, सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप मेरी सारी वीडियोस देख पाओ, और हाँ कमेंट भी करते रहिए। अभी के लिए इतना ही, बाय, टेक केयर।